हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू वर्क। इसका मतलब है कि अगर आप में ज़्यादा एनर्जी है तो आप ज़्यादा काम करोगे, और अगर आप में कम एनर्जी है तो आपका जो काम है वो कम होगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक वुड कटर है, लकड़हारा है, वो लकड़ी काट रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब वो लकड़ी काटना स्टार्ट करता है तो वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि उस वक्त उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उसको पसीना आ रहा होता है और धीरे धीरे वो उसको थकावट फील हो रही है, और उसका जो जो जिस तरीके से जिस स्पीड में वो काम कर रहा था वो स्पीड अब कम हो गई है। और एक वक्त आ जाता है कि वो बिल्कुल थक हार के बैठ जाता है और उसका जो काम है वो काम अपना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो थक चुका है। अब वो थोड़ी देर क्या करता है, रेस्ट करता है और थोड़ा खाना खाता है, और कुछ देर के बाद रेस्ट करने के बाद वो फिर से काम स्टार्ट करता है, और हम देखते हैं कि वो फिर से उसी स्पीड से काम स्टार्ट कर देता है जिस स्पीड से वो पहले काम कर रहा था। तो यानी कि उसमें कुछ उसने एनर्जी गेन की, जिस वजह से उसने काम जो है ज़्यादा किया। इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जब एनर्जी ज़ीरो थी तो हमारा वर्क डन भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया है, ठीक है ना। और जैसे ही एनर्जी बढ़ गई तो हमारा वर्क डन भी बढ़ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये एनर्जी कहाँ से आई। अब हमने देखा कि वो एनर्जी कहाँ से आई, उसने जो फ्रूट खाया और जो रेस्ट लिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन आता है कि अब जो व्हाट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारे पास सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर, जिनको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं, जिस वजह से वो एक बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और यही हीट जो है, यही एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में हमारी अर्थ सरफेस पे आती है, और जिस एनर्जी की वजह से हम जो है, हमारी लाइफ जो है वो हम सस्टेनेबल, यानी कि हम सस्टेन कर सकते हैं खुद को यहाँ पे। तो सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। अब बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं एनर्जी के जो हम ड्राइव करते हैं सन से, जैसे हीट है, लाइट एनर्जी है। तो अगर ये सोर्सेज नहीं होंगे, ये हीट और लाइट एनर्जी नहीं होगी, तो लाइफ जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पे। अब और भी बहुत सारे मैनी अदर सोर्सेज हैं एनर्जी के, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे मेन हमारे पास टू सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रिन्यू यानी कि हम इनको दोबारा जो तैयार हो सकते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज में कौन कौन आता है, रिन्यूएबल सोर्सेज में हमारी आती है सोलर एनर्जी है, हमारे पास आता है विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, और हमारे पास ओशन एनर्जी आती है, जियोथर्मल एनर्जी आती है, और मैनी मोर, बहुत सारी और भी एनर्जीज हैं। यानी कि इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से तैयार कर सकते हैं। अब हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल मतलब नाम से जो हम दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं इस लाइफ स्पेन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, ये सब क्या है, एट्सेट्रा। ये सब हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी के, ठीक है। अगर एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देम अगेन, ठीक है। तो जैसे कि अर्थ पे लाइफ प्रोसेस जो है कंटिन्यू करने के लिए, लाइफ प्रोसेस जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उनके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब बात यहाँ पे सिर्फ हमारी ह्यूमन बींग्स की नहीं हो रही है, बात एनिमल्स की हो रही है, इवन नॉन लिविंग थिंग्स की। जैसे कि हमारे पास हमारे घरों में टीवी है, फ़ैन है, गाड़ियाँ होती हैं, कार्स हैं, स्कूटर है, इन सब को भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ताकि ये काम कर सके। जैसे कि हमारे घर में जो फ़ैन है, टीवी है, ये सब किस पे चलते हैं, जब उनको इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह से हमारे पास कार है, बस है, स्कूटर है, ये सब कैसे काम करते हैं? जब इनको एनर्जी दी जाती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल जब हम भरते हैं, डीजल भरते हैं गाड़ियों में, तो ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है और वर्क करती है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, उन सबको करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो साइंस में हमारे एनर्जी को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है? तो चलिए हम पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज़ थ्रोन अवे। जैसे हम सब क्रिकेट तो देखते हैं, हमने देखा होगा जब बॉलर जो है बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकता है, और अगर बॉल जो है मतलब बैट्समैन जैसे उसको नहीं हिट कर पा रहा है बॉल को, तो क्या होता है कि बॉल जाके विकेट को लग गया। ठीक है, तो देखा होगा जो विकेट है वो दूर जाके गिर जाती है। और दूसरी एग्जांपल है, व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव्स अ नेल इनटू द वुड। जैसे कि आपने देखा होगा, हम एक हैमर से हथौड़े से हम कील को लकड़ी में जब डालने की कोशिश करते हैं, तो जब हम उसको हैमर से नेल के ऊपर लगाते हैं, कील के ऊपर जब ज़ोर से स्ट्राइक करते हैं, तो नेल जाके लकड़ी में चला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा? जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारा बॉल है और जो हमारा हैमर है, दोनों ही जो है डिफरेंट मीन से जो है आर एबल टू डू वर्क। यानी कि यहाँ पे जब भी जो यहाँ पे काम जब यानी कि दे आर एबल टू वर्क, यानी कि यहाँ पे नेल जो है वुड के अंदर गया, दूसरा हमारी विकेट जो है वो थ्रो अवे थोड़ा दूर चली गई, यानी कि यहाँ पे इसने थोड़ा दूर चली गई, कवर्ड किया डिस्टेंस। अब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में यानी कि एनर्जी आ गई। ठीक है, यानी कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी है, दैट सो दे आर एबल टू वर्क। ठीक है, अब ये एनर्जी इनमें कहाँ से आई? ये एनर्जी कहाँ से आई? फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम देखें, चलिए बॉल की एग्जाम्पल को लेंगे, तो ये एनर्जी इसमें कहाँ से आई? तो जब बॉलर ने बॉल को फेंका, ठीक है, बॉल को जब फेंका, तो जो बॉलर में जो एनर्जी थी उसके मस्कुलर इफर्ट, यानी कि एनर्जी मस्कुलर इफर्ट ऑफ द बॉलर, जो उसने जो मस्कुलर इफर्ट लगाया, उससे एनर्जी जो है पास हो गई किसमें? बॉल में। और जब बॉल में चली गई, तो यानी कि इसने कुछ वर्क किया, इसने जाके किसको स्ट्राइक किया? हमारी विकेट को। ठीक है, हिट किया। तो विकेट को जब ये लगी, तो यानी कि विकेट जो है वो बिखर गई, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो यानी कि बॉल से एनर्जी फिर कहाँ चली गई? विकेट में चली गई। ठीक है, तो इसलिए जब वो थोड़ा दूर जाके गिरी, यानी कि कुछ डिस्टेंस किया, कवर किया, और हमारा वर्क हुआ। सेम अगर हम हैमर की एग्जांपल देखते हैं, कि जब हथौड़े को हमने नेल के ऊपर मारा, यहाँ पे भी क्या आ गया? मस्कुलर इफर्ट, यानी कि यहाँ से जो जिसने हैमर को पकड़ा, यानी कि जो मसल से हमारी एनर्जी कहाँ चली गई? हैमर में, और हैमर ने फिर कुछ वर्क डन किया। यही एनर्जी जब हैमर ने नेल के ऊपर स्ट्राइक किया, तो हैमर से जो एनर्जी है वो नेल के ऊपर ट्रांसफर हो गई, और फिर नेल जो है वो वुड के अंदर धंस गया। ठीक है, तो ये जो हमें दिखाती हैं एग्जाम्पल्स, दोनों ये एग्जाम्पल्स हमें ये दिखाती हैं, एनर्जी जो है एक ऑब्जेक्ट से या एक थिंग से दूसरी ऑब्जेक्ट में जा रही है। ठीक है, यानी कि बॉलर से कहाँ गई? बॉल में चली गई, बॉल से विकेट में गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर का कंसेप्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो वर्क है वो अकम्प्लिश हो रहा है। इसी तरह से हैमर में भी यानी कि हैमर की एग्जाम्पल भी यही शो करती है कि जो एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और इससे हमें ये पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है इज एबल टू डू वर्क। और इसी तरह से हम उस वुड कटर की हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी थी उसमें, उसने उतना ज़्यादा काम किया, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। यानी कि जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम करेंगे, जितना हम पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, हमारी गाड़ी उतना ही
चलती है, ठीक है ना। जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो हमारी गाड़ी भी स्टॉप हो जाती है, हमें दोबारा पेट्रोल भरना पड़ता है। इसी तरह से है कि यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम दो पोस्टुलेट्स निकालते हैं। दो पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट ये है कि जो बॉडी काम कर रही है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जो बॉडी है जो काम कर रहा है वो अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरी ऑब्जेक्ट में, और जो दूसरी ऑब्जेक्ट है उसमें कैसे बढ़ रही है, क्योंकि वो गेन कर रहा है, उसने एनर्जी को गेन किया है फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बॉडी काम कर रही है वो एनर्जी लूज करती है, और जिस बॉडी के ऊपर काम हो रहा है वो एनर्जी गेन कर रही है, ठीक है। वर्किंग बॉडी लूजेज एनर्जी एंड द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। अब है कि एनर्जी की क्वांटिटी कौन सी है, वो स्केलर है या वेक्टर है। हमने यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं की, तो सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो 10 एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब यूनिट की बात कर लेते हैं। हम जैसे यहाँ पे जब से हम एनर्जी पढ़ रहे हैं तो हम इसको वर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ऐसा यूनिट जो एनर्जी का है वो सेम है जो वर्क का है, दैट इज जूल। अगर हम इसका बिगर यूनिट लेंगे तो उसे हम किलो जूल कहेंगे, जिसको हम केजे से भी डिनोट कर सकते हैं। और 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स, ठीक है। हम डिफाइन भी कर सकते हैं 1 जूल को। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 10 एनर्जी किसे हम कहेंगे, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल टू डू वर्क, या सिंपली कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नाउन एज एनर्जी। तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इनमें से हैं जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड nuclear energy. So many forms of energy, but in this chapter we will discuss only about kinetic energy and potential energy. तो इसको हम, इन दोनों टॉपिक को हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।